बेरोजगार संघ को अगर नेतागिरी करनी है ना तो उपनल में आके ना करें। मैं निवेदन कर रहा हूं उनको। उन्होंने एक स्वाभिमान मोर्चा भी बना रखा है। मैं खुले मन से चैलेंज कर रहा हूँ। यदि आप बेरोजगार हैं तो कोट द्वार में वो बड़ी बड़ी होर्डिंग किसकी लगी है, कैसे लगी है? जब एक बेरोजगार व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े होर्डिंगों का कहाँ से व्यवस्था कर रहा है? कौन वैध है कौन अवैध है, कैसे बैकडोर भर्तियां होगी भाई? प्रॉपर चैनल से हम लोग इंटरव्यू के थ्रू आए हैं, तो बैकडोर किसको मानते हैं आप? अब या तो आप भड़काने का काम कर रहे हैं, चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं, या तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ आगजनी हो, लोग भिड़े। तो ये भ्रमित करने की स्थिति छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप लड़ाई दूसरी जगह डाइवर्ट हो। और ये लोग जो बैठे हैं यहाँ धरने पे ना, ये खाली अगर इस ओर फैल गए तो ये क्या होगा अंजाम, ये मैं राम भाई को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ऑलरेडी इस संघर्ष के साथी तो शहीद हो चुके हैं। इनका आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत। एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। उपनल कर्मचारियों को आज लगभग 13-12 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए, और अब तक भी किसी तरीके का कोई निष्कर्ष इनके लिए नहीं निकला है। लेकिन आज एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, जो आया है बेरोजगार संघ की ओर से। सर, बेरोजगार संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने उपनल के नियमितीकरण का विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि अगर सरकार कोई भी इस तरीके का निर्णय लेती है तो वो उसका भरपूर विरोध करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक अधिकार उनका है, पर एक ये दुर्भाग्य भी है। आप एक तरफ अपने आपको बेरोजगार कहते हैं और एक तरह इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। ये प्रदेश या कोई भी व्यवस्था है वो न्यायपालिका से चलती है। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये संलिप्तता बेरोजगार की भी नजर आती है कि आज हमें 12वें दिन के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ी, जब सरकार हम पे पूर्णतः इस धरने को कुचलने का प्रयास कर रही है। आप ये 11 तारीख को भी कर सकते थे, 12 तारीख को भी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है, और ये व्यवस्थाएं वो उनके दिशा निर्देश अनुसार चलाती हैं। आपको विरोध करना आप करिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो मतलब आखिर क्यों ऐसा आपको लगता है? मतलब बेरोजगार संघ क्यों विरोध में उतरा होगा उपनल के? ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर पुनः कह रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में आने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का विषय आता है तो मुझे लगता है नौकरशाह से लेके सीएम से लेके हर प्रदेश को मानना पड़ता है। आप इस तरह का एक विरोध दर्ज करके कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ कि यदि आप बेरोजगार हैं तो कोर्ट द्वार में वो बड़ी बड़ी होर्डिंग किसकी लगी है, कैसे लगी है? जब एक बेरोजगार व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े होर्डिंगों का कहाँ से व्यवस्था कर रहा है? तो कहीं ना कहीं उसको, उनको भी इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए। यदि आप बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बेरोजगार की दिशा पे लड़िए। ये इस तरह के मुद्दे बना के या इस तरह से करके कहीं ना कहीं आप आपको लाइमलाइट में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम खंडन करते हैं। ठीक है। उन्होंने एक और बड़ा सवाल ये भी उठाया कि अगर इन 22,000 को नियमितीकरण सरकार दे देती है तो जो हजारों युवा करणपुर और देहरादून के अन्य क्षेत्रों में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए भर्तियां कहां से आएंगी? ये भी कहीं ना कहीं सवाल उन्होंने उठाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, अभी विगत वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने 25,000 रोजगार दिया है। तो रोजगार दिया तो स्वाभाविक है, अगर आप बेरोजगार थे तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी। यहाँ व्यक्ति अपने जीवन के 20-20 वर्ष दे चुका है और वो कहीं ना कहीं न्यायालय से जीता है। उसमें आपकी कोई रहम कृपा नहीं है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो वो संवैधानिक तरीके से वो लड़ाई लड़ी गई है। और देखिए, ये तो तय है कि हर इंसान प्रयास करता है रोजगार के लिए, और वो रोजगार नहीं पा पाता है या पा पाता है। तो ये इसके लिए आपको बजाय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपको अध्ययन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेरे छोटे भाई के नाते उनको सलाह है। कि क्या लगता है अगर बेरोजगार संघ विरोध में उतरा तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो करिए। यदि वो आपको अपना आपको न्यायालय से ऊपर मानते हैं तो आप विरोध दर्ज करिए। जब उस चीज का अनुपालन प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, नौकरशाह कर रहे हैं, तो उनको इस चीज की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय के दिए हुए आदेश है। न्यायालय से लड़ा हुआ एक कहीं ना बड़ा संघर्ष है। उन्होंने एक 2006 के उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का भी कोई एग्जाम्पल दिया कि उस टाइम पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि इस तरीके से नहीं किया जाएगा, एक बार में सेटलमेंट कर दीजिए। हरीश रावत की सरकार में वो सेटलमेंट हो गया था, तो उसके बाद भर्ती नहीं होनी चाहिए थी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो उस समय कहाँ सोए हुए थे लोग? उस समय जाना चाहिए था, उस समय करना चाहिए था आंदोलन, उस समय विरोध करना चाहिए था। आज तो हरीश रावत जी की सरकार नहीं है, हरीश रावत जी का विरोध कर सकते हैं उस समय को लेके। ये कहीं ना कहीं इस विषय को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उनके पीछे कोई ना कोई जो इस तरह के
राजनीतिक तंत्र हैं जो उनको इस चीज के लिए उकसा रहे हैं। मेरा उनसे क्रमबद्ध निवेदन है कि आप बेरोजगार है, बेरोजगार की परिभाषा पे काम करिए, आप अपनी नौकरी के लिए तैयारी करिए, ये मेरा उनसे निवेदन रहेगा। ठीक है। तो बेरोजगार संघ ने अभी जो पहली वीडियो में आपने देखा हमारे चैनल पर कि बेरोजगार संघ ने जो उपनल कर्मचारी नियमितीकरण के लिए बैठे हैं उनके खिलाफ एक मतलब उनके विरोध में, नियमितीकरण के विरोध में, उपनल के विरोध में नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ बोला था कि ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन नियमितीकरण के विरोध में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर अभी उपनल का क्या कहना है वो हमने आपको बताया। साथ ही अभी हम बात करेंगे गोदियाल जी से भी कि उनका इस पे क्या कुछ कहना है। तो अभी हमारे साथ गोदियाल जी हैं। गोदियाल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा बेरोजगार संघ का क्या कहना है, अब आपका इस पर क्या कहना है? बेरोजगार संघ को अगर नेतागिरी करनी है ना तो उपनल में आके ना करें। मैं निवेदन कर रहा हूं उनको, उन्होंने एक स्वाभिमान मोर्चा भी बना रखा है, मैं खुले मन से चैलेंज कर रहा हूं। अगर आपको अगर हमारी जायज मांगे नाजायज लग रही हैं तो हम तो वर्ष 2018 में जीत गए हैं, आप क्यों नहीं है उस समय हमारे विरुद्ध कोर्ट में? तो मैं उनसे बोलूंगा, भाई राम कनवाल भाई, थोड़ा सा इस प्रदेश को ये जी जैन बनाने की कोशिश मत करें, जैन जी बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी जायज मांगे हैं जिसको माननीय न्यायालय भी साबित कर चुका है कि आप लोग जो है प्रोसेस है। और बड़ी बात है कि वर्ष 2012 में इसमें आरक्षण की नीति भी फॉलो हुई है। 2006 के उमा देवी वर्सेस कर्नाटक वाला उन्होंने मामला सामने रखा था कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि एक बार में सेटलमेंट कर दीजिए। उस पर वो बोलने वाले कौन होते भाई? माननीय न्यायालय का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया क्या वो? मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपना जो आपने राजनीतिक मंच चला रहे हैं, आप जो है बेरोजगारों को छलने के उपरांत आप उसको छलिए। आप हमारे बीच आने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी लड़ाई सरकार से लड़िए, हम भी अपनी लड़ाई सरकार से लड़ें। ऐसा ना हो कि लड़ाई फिर दूसरी तरफ ना मुड़ जाए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप हमारे इस लड़ाई में मत आइए। हम अपने जायज मांगों पे धरना कर रहे हैं। और एक बड़ा सवाल और उन्होंने उठाया था कि उपनल का गठन जिस लिए हुआ था पूर्व सैनिकों के आश्रितों को भर्ती देने के लिए, लेकिन आज उपनल में जो कार्यरत 22,000 कर्मचारी हैं उसमें से मात्र 6 से 7,000 वो हैं, अदरवाइज बैकडोर भर्तियां हैं। इस जो आरोप है इस पर आप क्या कहेंगे? भाई ये विषय वो हमसे ना पूछे, वो सरकार से पूछे। भाई उपनल का गठन करने वाले तो राज्य सरकार है ना, वो राज्य सरकार से पूछे कि कौन वैध है कौन अवैध है, कैसे बैकडोर की भर्तियां होगी। भाई प्रॉपर चैनल से हम लोग इंटरव्यू के थ्रू आए हैं, तो बैकडोर किसको मानते हैं आप? और उपनल पूर्व सैनिक है, उसके आश्रित है, वो राज्य सरकारी व्यवस्था है ना अपनी। एक उसके बाद एक आपने पूरी बात नहीं बोली, एक उसमें आदेश हुआ है चीफ सेक्रेटरी महोदय का कि जो फ्यूचर में भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी वो आउटसोर्स के माध्यम से जो भर्तियां होंगी वो फर्स्ट प्राथमिकता उपनल को दी जाएगी। अगर उपनल के माध्यम से होगी, ये क्यों नहीं उठा रहे हो भाई साहब प्रेस में कि उपनल के जो जियो है, उपनल का फर्स्ट जो उपक्रम के थ्रू हुआ, अब तो कई सारे आउटसोर्स एजेंसी होगी, क्यों करे भाई? तुमने उस जियो की उल्लंघन क्यों किया? आपने आप पूछे ना उस अधिकारी से कि जब उपनल को प्राथमिकता मिली थी, चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल पत्र जारी किया, तो आप आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से क्यों भर्तियां कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सोचने भी थे। और ये मैं कह रहा हूँ भाई राम भाई कि आप इस पर्चे में ना पड़ेंगे तो अच्छा है। हमारा जो है इस धरना शांति प्रिय ढंग से, आप या तो आप भड़काने का काम कर रहे हैं, चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं, या तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ आगजनी हो, लोग भिड़े। तो ये मैं निवेदन कर रहा हूँ यार, देवभूमि है। ठीक है। अंतिम एक और उन्होंने कहा कि जैसे करणपुर है, अन्य क्षेत्र हैं, इनमें कई सारे युवा, हजारों की संख्या में युवा तैयारी कर रहे हैं। अगर 22,000 उपनल कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा तो उनके लिए भर्तियां कहां से आएंगी? उन्होंने ये भी तो कहना चाहिए कि ये अल्प वेतन में जो 22,000 कर्मचारी है, तो 10,000 5,000 में राज्य सरकार की सेवा कर रहा है, 20 साल से सेवा कर रहा है। कितना हमने राज्य सरकार का राजस्व बचाया। लेकिन वो इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर एक समान एक काम मतलब वेतन की बात है तो इसमें हम उपनल के साथ खड़े हैं, ये भी उन्होंने बोला है। तो उपनल के साथ है तो नियमितीकरण में क्या दिक्कत आ रही है आपको? लेकिन नियमितीकरण पर वो एक बार बताओ, अगर समान कर समान वेतन हो जाएगा तो क्या वो हटा देंगे क्या? मैं नहीं, वो कह रहे तो हैं कि इसकी मांग के लिए तो हम साथ हैं, लेकिन नियमितीकरण भाई उनको भगवान सद्बुद्धि दे, डबल गेम ना खेले भाई। जिस समान कर समान वेतन जिस व्यक्ति का हो जाएगा, क्या वो समान कर समान वेतन करने समान कर समान वेतन के लिए उसके बाद हटा देंगे क्या राज्य सरकार? एक अंतिम सवाल लूंगा, मेन कारण क्या लग रहा है, आखिर क्यों 10 दिन 12 दिन बाद आज बेरोजगार संघ विरोध में उतरा? ये तो मैं कह रहा हूँ, आपको अगर विरोध करना था ना तो 10वें दिन जिस दिन हमारा धरना लगा उसी दिन कर देना चाहिए था। उसी दिन कर रहा था कि सारी इन लेकर लगे, बैकडोर से लगे। आज आपको 12 दिन बाद याद आ रही है राम भाई, तो ये कहीं ना कहीं मुझे सोची समझी साजिश भी लग रही है कि कहीं ना ऐसा न हो
कि इसका जो है आपस में लड़ाया जाए और अंजाम जो है बहुत दूसरा हो। और इसलिए मैं, वो भी हमारे भाई हैं, देखो राम भाई, मैं भी कह रहा हूँ, आपके भी कोई सगे संबंध कोई ऐसा नहीं है यहाँ, अधिकार से लेकर किसी मंत्री संतरी विधायक से लेकर, कि जिसका कोई ना कोई भाई भतीजा यहाँ उपनल में ना हो। तुम्हारा भी कोई भाई भतीजा होगा। समान कार्य समान वेतन में आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो थोड़ा ये समझो ना, जब समान कार्य समान वेतन में आप साथ दे रहे हैं तो नियमितकरण तो ऑलरेडी हो जाएगा। फिर जब विभाग के अंदर समान कार्य समान वेतन हो गया, थोड़ा सा अपना IQ बढ़ाओ और थोड़ा सा ये भ्रमित करने की स्थिति छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप लड़ाई दूसरी जगह डाइवर्ट हो। और ये लोग जो बैठे हैं यहाँ धरने पे ना, ये खाली अगर इस ओर फैल गए तो ये क्या होगा अंजाम, ये मैं राम भाई को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ऑलरेडी इस संघर्ष के साथी तो शहीद हो चुके हैं। इनका आक्रोश अब ये लगाओ भाई साहब, आप इन व्यक्तियों का जो ये बैठे हैं ना कफन बांध करके, ये बैठे हैं कि इस बार हम कुछ लेकर रहेंगे। राम भाई, मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार ने डराने की कोशिश की, ऐसमा लगाने की कोशिश करी, तितर बितर करने की कोशिश करी, हमें नो वर्क नो पे की कोशिश करी, फिर भी इनका जज्बा वही है जो 10 तारीख का था, आज भी वही जज्बा है जो 12 दिन में। तो मैं, हाईकोर्ट ने कल क्या कुछ कहा है, एक बार फाइनल में ये बता देखिए, माननीय हाईकोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। माननीय हाईकोर्ट ने जो हमारी राज्य सरकार भ्रमित करने की ले गई थी, मसाला जो बना के ले गई थी कि हमें डेट चाहिए, और वो वहाँ भी वही माननीय हाईकोर्ट को भ्रमित किया गया और एक फिर डेट लगी फरवरी में। देखते हैं माननीय हमें न्यायालय से न्याय तो मिल गया, पर राज्य सरकार कब उस न्याय पे ठप्पा लगाती है, उसी का इंतजार हो रहा है। उसी के इंतजार के लिए यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है और यहाँ हमारी मातृशक्ति दिन रात जो संघर्ष कर रहे हैं, उसी का ये उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उन पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। ठीक है, कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? पूरे मामले पे क्या कहना, जैसा आपने कहा कि प्रेस वार्ता भी हो रही है। हमारी इस ओपनल में 6000 की, जैसे उन्होंने आपने पूछा था अभी गोदियाल जी से, 6000 नहीं है, इसे पूर्व सैनिक जो प्रॉपर जो पूर्व सेना में सेवा देने के बाद जो आए वो 6000 हैं, प्लस उनके आश्रित हैं। और कोर्ट के दिशा निर्देश पे ही इसमें अन्य कर्मचारी भी लगे हैं। और जो सेवा स्रोत का माध्यम ओपनल रखा गया था, वो प्रॉपर चयन प्रक्रिया होती है, वहाँ ऐड जो चिपकाया जाता है, बाहर विज्ञापन लगता है, उसके बाद विभाग को वो कर्मचारी एक रिक्वायरमेंट में 4, 5, 6 कर्मचारियों को भेजा जाता है विभाग की आवश्यकता अनुसार। विभाग का पैनल बैठता है, बोर्ड बैठता है, वहाँ वो इंटरव्यू के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसमें ये सवाल केवल और केवल बेरोजगार संघ ही नहीं, अन्य जगह से भी उठता रहता है कि मंत्री अपने लड़कों को, कोई भी मंत्री होते हैं, अपने लड़कों को उपनल के माध्यम से अंदर बैकडोर भर्ती कर लेते हैं। ये हमारा छोटा प्रदेश है और यहाँ का हर व्यक्ति राजनीति से पोषित भी है तो शोषित भी है। और उसी प्रकार से कर्मचारी वर्ग हो, चाहे बेरोजगार वर्ग हो, चाहे जैसे हम जैसे लोग हों या हम जैसे अन्य श्रेणी के लोग हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं छोटा प्रदेश होने के नाते वो एक दूसरे से बहुत टच में है, चाहे राजनीति से टच में हो, चाहे वो किसी और सामाजिक गतिविधियों में टच में हो। तो एक तो उसका जल्दी फायदा भी मिलता है, तो उसका नुकसान भी होता है। दूसरी बात, उमा देवी प्रकरण है। उमा देवी प्रकरण ने वन टाइम सेटलमेंट के लिए सबके लिए कहा है, पर उस उमा देवी प्रकरण का अगर अध्ययन कोई करे तो उसने ये भी कहा है कि जिन संस्थाओं के द्वारा, जिन अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार से कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो वो भी दंड के अधिकारी, उनको भी दंड दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, समान काम समान वेतन में वो हमारे साथ है, नियमित में नहीं है। देखिए, जब समान काम समान वेतन किसी को विभाग के माध्यम से पूरा लाभान्वित होने वाला लाभ मिल जाएगा, तो नेचुरल वो नियमित में माना जाएगा। और नियमित हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत इस प्रकरण का 6 साल परीक्षण किया। राज्य सरकार ने एक कहा कि जैसे वो उनका कहना है कि हमने वहाँ राज्य सरकार मजबूत पैरवी नहीं कर पाई। राज्य सरकार के एक हेयरिंग पे 25, 26 लाख रुपए ITI में हमने मांगा, तो एक अधिवक्ता खड़ा हुआ है। जो अधिवक्ता 25, 26 लाख रुपए एक हेयरिंग की फीस लेता होगा, क्या वो ख बोल के आता होगा? उनको तो भरसक प्रयास किया कि इस प्रकार से ये कर्मचारियों के मुद्दे को भटकाया जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट से, राज्य सरकार से, हाई कोर्ट से इसको खारिज किया जाए। अभी जब सुप्रीम कोर्ट से 2024 में निर्णय आने के बाद राज्य सरकार ने हम लोगों को फिर इस मुद्दे से भटकाने गया, सुप्रीम कोर्ट में इसे पुनर्विचार याचिका जनहित में सुनवाई करने के लिए आग्रह किया। 80 डिपार्टमेंटों से एप्लीकेशन लगाई थी। 80 डिपार्टमेंटों की एप्लीकेशनों का 1 साल 1.5 साल परीक्षण हुआ और एक झटके में फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, क्योंकि ये जो कर्मचारी वर्ग है उपनल के माध्यम से लगा हुआ, ये कोई ऐसा नहीं है
15-20 साल हमने एक अल्प वेतन में इस राज्य को सेवाएं दी हैं। ठीक है, अंतिम सवाल लूंगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अगर उपनल का नियमितीकरण हो जाता है तो अन्य जितनी भी आउटसोर्स एजेंसी हैं, उससे कार्यरत जितने युवा हैं, क्या वो भी अपने नियमितीकरण की मांग करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या सरकार को उन्हें भी नियमितीकरण देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की 3 साल बेमिसाल पे घोषणा है। आउटसोर्स, तदर्थ, अंशकालीन, दैनिक, नियत, नवोदय, हिल्ट्रॉन, पीआईडी या अन्य कोई ऐसे माध्यम से लगे हुए प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, ओपनल हो गया, इन सबको हम नियमित करने की पॉलिसी बना रहे हैं। तो उनको भी करना चाहिए, मैं हो रहा तो वो भी होने चाहिए, क्योंकि वो भी वर्षों से विभागों में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये था पूरा जो बेरोजगार संघ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर उपनल का क्या कहना है वो भी हमने आपको इस पूरी वीडियो में आप देख सकते हैं सुनवा दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसमें कमेंट करके बताएं अपनी राय, इसमें जरूर रखें। धन्यवाद।